हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाईपास सर्जरी के पहले और उसके बाद पेशेंट को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पेशेंट को किस तरह की सावधानियां लेनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस दौरान पेशेंट को खाने में घी, ऑयल, बटर ये सब चीज़ें लिमिटेड दे, ना के बराबर रखें और मसालों में बहुत कम से कम मसाले यूज़ करें। ये खाना इनको बिल्कुल ना के बराबर रखें। तेल, घी और बटर, मसाले, चिकन, मीट, मटन ये सारी चीज़ें जो हैं ना के बराबर रखें, बिल्कुल इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है पेशेंट के लिए। जब आप सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल रिसेंट की होनी चाहिए। रिसेंट की ब्लड रिपोर्ट ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत अगर पुराने आप रिपोर्ट रखते हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी रिपोर्ट्स हैं, आपके इन्वेस्टिगेशन हैं, वो रिसेंट की हों। सर्जरी के पहले पेशेंट को आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में सिखा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता सकते हैं। वैसे तो पेशेंट को एक्सरसाइज के नाम पे उन्हें जेंटल वॉकिंग कराना ही ज़रूरी है, जेंटल वॉकिंग कराइए। साथ में उन्हें कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स पे फोकस कराइए, उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए, स्पायरोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है उसको कराइए, जिससे पेशेंट का लंग्स हेल्दी रहे। क्योंकि सर्जरी के बाद लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ड्यूरिंग सर्जरी अगर लंग्स प्रॉपर हेल्दी है तो सर्जरी के आउटकम काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर पेशेंट में चेस्ट पेन काफ़ी रहता है, कुछ भी काम करने पे उन्हें चेस्ट पेन होने लगता है, तो ये सारे एक्सरसाइज उनको अवॉइड करिए, मत कराइए। सर्जरी के पहले अपने डॉक्टर से आप अच्छे से कंसल्ट कर लें कि सर्जरी का क्या कॉस्ट आएगा, क्या एक्सपेंसेस आएंगे, उनसे प्रॉपर एस्टिमेट ले लें कि पूरा जो सर्जरी का एक्सपेंसेस है कितना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो एस्टिमेट मिला होता है, एस्टिमेट से ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर आप प्रॉपर वन टाइम में जो एस्टिमेट लेते हैं तो आप उतना आप अपने पास रखिए, उतना तो आपको देना ही है आपके सर्जरी के कॉस्ट के रूप में। और प्रॉपर अपने प्लस में भी रखना है कि अगर इनकेस हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है तो हमें अपने प्लस में भी हमको देना पड़ सकता है। इसलिए एक्सपेंसेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन केस प्रॉब्लम हुई तो आपको एक्सपेंसेस मैनेज करने में दिक्कत ना हो। इसलिए सर्जरी के पहले पेशेंट का एक टेस्ट होता है जिसको PAC बोलते हैं, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। ओके, एक टेस्ट होता है जिसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर आके आपका PAC चेकअप करते हैं। उसमें प्रॉपर आपका इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, आपको चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एनेस्थीसिया के दौरान आपको कितना डोज देना है एनेस्थीसिया का, उसके बारे में वो चेक करते हैं। उसके बाद आपको लगभग 8 से 10 घंटे पहले नील पर ओरल कर दिया जाता है। पेशेंट को मुँह से कुछ भी नहीं खाना होता है 8 से 10 घंटे पहले। उसके बाद अगली सुबह पेशेंट को OT में शिफ्ट कर दिया जाता है। OT में शिफ्ट होने के बाद लगभग आधे घंटे 1 घंटे बाद केस शुरू होता है और 3-4 घंटे तक ये केस चलता है। उसके बाद सर्जरी के बाद पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर देते हैं। ICU में शिफ्ट होने के बाद जब पेशेंट शिफ्ट होता है तो बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं और पेशेंट इंट्यूबेटेड होता है, गले में ट्यूब पड़ी होती है। उस ट्यूब को जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है, जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस होता है, उस ट्यूब को निकाल दिया जाता है एज पर पेशेंट कंडीशन। जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है बिल्कुल, उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करते हैं, वार्ड में ड्रेसिंग होती है, एक्सरसाइज कराई जाती है और भी बहुत सारे एक्टिविटी पेशेंट को कराई जाती है, जिससे पेशेंट रिकवरी फेज में आ सके, पेशेंट रिकवर कर सके। हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना रूल होता है ड्रेसिंग को लेके। कई इंस्टीट्यूट में 2 दिन में ड्रेसिंग होती है, कई इंस्टीट्यूट में 1 दिन में 1 बार ड्रेसिंग होती है, कई इंस्टीट्यूट में 1 दिन में 2 बार भी ड्रेसिंग होती है। एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइन अपनी अपनी ड्रेसिंग की चॉइसेस हैं और पेशेंट को तब तक ड्रेसिंग करानी है जब तक टाँके नहीं कट जाते। टाँके कटने के बाद भी ड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर पेशेंट उसमें वुंड में सोकेज रहता है तो सोकेज अगर है तो ड्रेसिंग आपको प्रॉपर करानी है, बार बार पट्टी चेंज करनी है। जब भी पट्टी गीली होती है तो पट्टी को चेंज करते रहना है, गीली पट्टी को नहीं रखना है। अगर आप गीली पट्टी को रखते हैं तो वो इन्फेक्शन का सोर्स है और इन्फेक्शन के थ्रू आपका वुंड हीलिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, वुंड हीलिंग प्रॉपर होने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको गीली पट्टी बिल्कुल भी नहीं रखना है। वार्ड के अंदर आपको स्पायरोमेट्रिक एक्सरसाइज और
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, जिसको आपको वार्ड में और डिस्चार्ज होने के बाद भी कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक करना रहता है फॉर द रिकवरी पर्पस। रिकवरी के लिए आपको ये सारे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक करने रहते हैं। वुंड की सफाई के बारे में अगर देखें तो वुंड की क्लीनिंग इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन पे डिपेंड करती है। कई इंस्टीट्यूट पेशेंट को डेली नहाने के लिए कहती है, कई इंस्टीट्यूट कहते हैं नहीं आपको नहाना नहीं, केवल स्पंजिंग करती है। तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। अगर आपके इंस्टीट्यूट आपको कहते हैं कि आपको डेली नहाना है सोप एंड वाटर से, तो आपको डेली क्लीन रखना है, नहाना है। अदरवाइज आपके इंस्टीट्यूट जैसे आपको बताते हैं उस तरह से आपको इसके बारे में करना है। वुंड को डेली क्लीन करना है, डेली से ओपन वाटर से नहाना है। जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ उस इंस्टीट्यूट में पेशेंट को डेली नहाना होता है, पेशेंट को डेली सोप एंड वाटर से नहाना होता है, क्लीन करना होता है, क्लीन क्लॉथ पहनने होते हैं, देन आफ्टर हम ड्रेसिंग करते हैं। तो वैसे ही अगर आपको एडवाइस है डेली सोप एंड वाटर से बाथ करने का तो बिल्कुल नहाइए और क्लीन रखिए। अगर क्लीनिंग रहती है तो क्या है, जो स्कार एरिया बिल्कुल क्लीन रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहता है। और जो गीली पट्टी है आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड करें, नहीं लगाएं। अगर पट्टी गीली होती है किसी वजह से तो उसको हटा दें और दूसरी पट्टी चेंज कर दें। सर्जरी के बाद जब टाँके कट जाते हैं तो सर्जिकल स्कार के जगह पे काफ़ी खिंचाव रहता है और खिंचाव सा बना रहता है। उसमें आप 2-3 ड्रॉप ऑयल लगा सकते हैं जिससे खिंचाव ना बना रहे और वो एरिया मॉइस्चराइज रहे। वो एरिया अगर मॉइस्चराइज रहता है तो खिंचाव नहीं बनेगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। तो इसलिए आप आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कोई अदर उसको यूज़ ना करे, केवल पेशेंट यूज़ करे। हाथों को क्लीन करके ही उसको यूज़ करना है। सर्जरी के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज के टाइम पे जो दवाइयाँ एडवाइस होती हैं उसमें ऐसे कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो जिसको 5 से 7 दिन या फिर 1 हफ्ते खाने के बाद उसको बंद करना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको लाइफ टाइम लेनी होती है, तो उस पर आपको लिखी होती है प्रॉपर कि किस दवाइयों को आपको लाइफ टाइम खाना है, किसे आपको 1 हफ्ते भर बाद बंद कर देना है। कुछ ऐसे पेन किलर्स भी होते हैं जो आपको लगभग 1 हफ्ते तक लेना है, उसके बाद आपको SOS में कर दिया जाता है एज पर नीड। जैसे जब पेशेंट को पेन हो, फीवर हो तो लेना है, अदरवाइज़ उसको नहीं लेना होता है। तो वो सारे चार्ट्स आपको देख के समझ के ही लेने हैं। जो दवाइयाँ बंद करने को बोली गई वो बंद करनी है और जो दवाइयाँ आपको लाइफ टाइम लेने के लिए बोला गया वो लाइफ टाइम लेना है और अपने डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लेते रहना है। ये रही जानकारी बाईपास सर्जरी के पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।